हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है मेरे न्यू यूट्यूब चैनल पे। ये मेरे यूट्यूब की शुरुआत है। तो आप सभी को मेरी तरफ से ये गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर बहुत ही ज़्यादा पसंद आए तो अपना एक प्यारा सा कमेंट मुझे ज़रूर करें ताकि मुझे और वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिल सके। चलो दोस्तों, आपका समय व्यर्थ किए बिना मैं आप सबको अपनी स्टोरी की तरफ ले चलता हूँ। वैसे तो मुझे मेरी स्टोरी लिखते समय मुझे मेरी स्टोरी का कोई टाइटल नहीं मिल रहा था, पर ये एक स्टोरी है जो विनोद नाम के लड़के के चारों तरफ घूमती है। विनोद एक ऐसा लड़का जो बचपन से कई सारी मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ा और धीरे धीरे करते करते वो एक मसीहा बन गया पूरे दुनिया का। जी हाँ, मसीहा। पर मसीहा बना भी कैसे बना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यह सब जानना बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगा। तो आप सभी से ये विनती है कि स्टोरी पूरा सुनिएगा। बहुत मेहनत लगी है, ये मेरा पहला वीडियो है। अगर आप सब पहले सुने और ज़्यादा सुनेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टोरी की तरफ चलते हैं। विनोद एक छोटे से गांव में रहने वाला एक बच्चा जो कि शरीर से दुबला पतला और कमज़ोर था, जिस वजह से समाज के द्वारा उसे हर बार घृणा का सामना करना पड़ता था। किस्मत ने विनोद से बहुत कुछ छीना, पर किस्मत ने छीन छीन कर विनोद को एक ऐसी चीज़ दे दी जिसने विनोद को समाज में एक नई इज्जत, एक नया स्थान प्राप्त करवाया। विनोद जब 2 साल का था तो वह अपनी माँ को, जब विनोद की उम्र 2 साल की रही होगी तब बदकिस्मत ने उससे उसकी माँ को छीन लिया। ये वही उम्र होती है जिस उम्र में हर एक बच्चा अपनी माँ के आंचल से उतर के चलना सीखता है और बिना किसी डर के सीखता है, क्योंकि उसे पता रहता है उसे थामने वाली उसकी माँ पीछे दौड़ी दौड़ी आएगी। पर किस्मत ने उससे उसकी माँ ही छीन ली। कैसे तैसे करके विनोद आगे बढ़ा। अब उसके जीवन में उसके पिताजी के अलावा और कोई नहीं था उसका। विनोद अपने पिताजी के साथ बहुत ही सुख चैन से रह रहा था। विनोद शरीर से कमज़ोर दुबला पतला भले था, पर दिमाग उसका बहुत तेज था। विनोद जब विनोद अपने कक्षा में हमेशा अव्वल आता था, बचपन से लेकर जब तक उसने पढ़ाई की। और एक ये भी कारण है कि समाज इसे घृणा के नज़रिए से देखता था, क्योंकि विनोद एक दुबला पतला और गरीब घर से आता था। उसके स्कूल में किसी के भी मुंह पे पूछिए कि पढ़ाई के मामले में विनोद विनोद विनोद, कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें विनोद का नाम ज़रूर आता था। उसी गांव में सरपंच का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ा करता था, जिस वजह से सरपंच विनोद को पसंद नहीं करता था, क्योंकि सरपंच ये चाहता था कि पूरे स्कूल में सिर्फ सरपंच के बेटे का नाम हो। पर सरपंच का बेटा ना पढ़ने में सही था, ना किसी के व्यवहार के साथ सही था, हमेशा सबसे लड़ाई झगड़ा किया करता था। कई बार उसने विनोद को भी परेशान किया, पर विनोद बेचारा दुबला पतला, इसलिए वो कुछ कर ना सका। यही कारण है कि विनोद ने कभी कोई मित्र नहीं बनाया। विनोद हमेशा अकेला अपना जीवन व्यतीत किया और मसीहा बनने तक वो अकेला ही रहा, किसी को दिल से दोस्त नहीं बनाया। विनोद धीरे धीरे बड़ा होता गया। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था वैसे वैसे उसकी बुद्धि का विकास हो रहा था। विनोद अपने हम उम्र के बच्चों से कई गुना ज़्यादा बुद्धिमान और समझदार हो चुका था। विनोद के जीवन में उसके माँ के जाने के बाद सिर्फ उसके पिताजी थे जो उसका सहारा थे, और उसके पिताजी के लिए उसका बेटा विनोद सहारा था। विनोद जैसे तैसे करके 8वीं तक पढ़ाई किया और 8वीं के बाद विनोद को अपना स्कूल छोड़ना पड़ा। इसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है कि विनोद का जो विद्यालय था गांव में,
छोटा सा विद्यालय होने की वजह से सिर्फ 8वीं तक पढ़ाई हुआ करती थी और उसके बाद की पढ़ाई करने के लिए विनोद को दूर किसी गांव या शहर में जाना पड़ता। विनोद का तो पूरा पढ़ने का मन था क्योंकि पढ़ाई में बच्चा अच्छा था और उसके माँ बाप और उसके बाप या पिताजी कह सकते हैं, वो उसे पूरा सपोर्ट करते थे। तो विनोद ने भी बहुत ही दिल और लगन से पढ़ाई करना शुरू किया। जाके दूसरे कॉलेज में एडमिशन कराया। वह गया उस कॉलेज में, उसके गांव के पास ही एक कॉलेज था। जब उस कॉलेज में गया एडमिशन के लिए तो वहाँ का जो प्रिंसिपल था उसने विनोद को एडमिशन देने से मना कर दिया। रीज़न, सरपंच चाहता ही नहीं था कि जहाँ उसका बेटा पढ़े वहाँ विनोद पढ़े, क्योंकि अगर विनोद होता तो पूरे कॉलेज में, पूरे स्कूल में से विनोद 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 विनोद। इसी घृणा के कारण उसने विनोद को अपने स्कूल में एडमिशन नहीं लेने दिया, जिस कारण से विनोद को जो 15 किलोमीटर दूरी पे स्कूल पड़ता था, अब वही स्कूल उसको 30 किलोमीटर की दूरी पे जाना पड़ा। थोड़ा दूर, पर विनोद ने हार नहीं मानी और वह गया उस स्कूल में और अपना दाखिला लिया और खुशी खुशी घर पर लौट आया अपने पिताजी के साथ। विनोद हर रोज़ सुबह जल्दी उठ जाया करता था जब पूरे गांव में कोई नहीं उठा रहता था, जब यहाँ तक कि पक्षियों की चुहचुहाने की आवाज़ या सूर्य भगवान की उदय होने की रोशनी तक धरती पे ना गिरती थी, उससे पहले विनोद उठ जाया करता था। विनोद सबसे पहले उठकर अपने सोते हुए पिताजी के पाँव को छूता, फिर घर को बहारता, आंगन को बहारता, झाड़ू मारता, पोछा मारता और गौ माता का अमूल्य दूध निकालता और उसके बाद वह उनकी देखभाल करता। गौ माता लोगों की चारा पानी जो कुछ होता वो सब दिया करता। फिर विनोद नहा धोकर मंदिर के लिए निकल जाता और वह अपने गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर जाया करता था और प्रार्थना किया करता था। अब आप सब सोचेंगे, क्या विनोद के गांव में कोई मंदिर नहीं था जो उसे 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ा? जी था, बिल्कुल था, पर विनोद ठहरा हनुमान भक्त। हनुमान जी का बहुत पक्का भक्त था, तो वो हनुमान जी की पूजा करने के लिए रोज़ सवेरे 5 किलोमीटर साइकिल चला के जाता और 5 किलोमीटर वापस घर आता। हाँ, साइकिल। विनोद को अपने पिताजी के अलावा उसके जीवन में और किसी चीज़ से प्रेम था तो वह उसकी साइकिल थी, जो उसके हर समय उसके साथ रही। विनोद साइकिल से 5 किलोमीटर साइकिल चला के जब मंदिर पहुंचता, पूजा पाठ करता और वहां जाके 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ा करता। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद वहाँ से वो वापस आता घर पे आकर खाना बनाता, अपने स्कूल ले जाने के लिए टिफ़िन पैक करता, अपने पिताजी का खेत पे ले जाने के लिए उनके लिए खाना पैक करता और दोपहर का खाना भी बना के रखता। इन शॉर्ट, विनोद सारा काम घर का खुद ही किया करता। विनोद का स्कूल 10 बजे का हुआ करता, जिस कारण उसे अपने घर से 8 बजे या 8:30 बजे के करीब निकलना पड़ता। अब आप समझ ही जाइए कि विनोद को सारा काम वाम करना, मंदिर जाना, वहाँ से वापस आना, ये सब में कितना समय लगा और कितने बजे विनोद उठता होगा। तो विनोद अपने पिताजी को खाना वाना परोस के, पिताजी उसके खाना खा लेते थे, तो पिताजी का सारा सामान, जो खेती का सामान होता था, उसे अपने साइकिल पे लाद के अपने पिताजी के खेत तक पहुंचा दिया करता था। उसके बाद वहाँ से वो अपने स्कूल के लिए अपनी साइकिल, जिसका नाम उसने धन्नो रखा था, धन्नो के साथ निकल पड़ता अपने स्कूल की तरफ। तो विनोद क्या करता, 15 किलोमीटर दूर जाके बस स्टैंड पे अपनी साइकिल खड़ी करता और वहाँ से बस पकड़ के 15 किलोमीटर अपने स्कूल जाता। स्कूल पहुँच के अच्छे से पढ़ाई करता, सबके साथ मिलजुल के रहने की कोशिश करता, पर सेम रीज़न, दुबला पतला, और लोग इसे पसंद नहीं करते थे। विनोद का ये डेली रूटीन था, जाता आता काम वाम करता। एक समझदार बच्चा, बाप का ख्याल रखने वाला, बहुत ही अच्छा गुण था।
विनोद का जीवन बहुत ही अच्छे से चल रहा था, उसकी ज़िंदगी एकदम पटरी पे चल रही थी। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक से, रोज की तरह एक दिन विनोद अपने स्कूल के लिए निकला। अपने साइकिल पार्क की बस स्टैंड पे, वहाँ से बस पकड़ के स्कूल चला गया। फिर स्कूल से वापस आके उसने अपनी साइकिल लेना चाहिए तो देखता है कि उसकी साइकिल वहाँ नहीं थी। उसने देखा जिसमें उसने साइकिल को ताला मारा था चेन के द्वारा, वहाँ उसका चेन पड़ा था, वहाँ से उसकी साइकिल गायब हो गई थी। और दूर खड़े समोसे की दुकान पर, जी हाँ समोसे की दुकान पर, सरपंच उसे देखकर हंस रहा था। तो विनोद को समझते देर नहीं लगी कि ये जो कुछ भी हुआ ये सब किया कराया सरपंच का है। पर विनोद ने कुछ किया नहीं, कहा नहीं। बेचारा मुंह लटका के अपने घर आ गया और अपने पिताजी से सब चीज़ बताया कि पिताजी ऐसी ऐसी बात हुई है, ऐसा ऐसा हुआ है। उसके पिताजी ने बोला कि कोई बात नहीं बेटे, मैं तेरे लिए 2 साल के बाद फिर साइकिल खरीद दूंगा, जब तक तू 10वीं में पहुंच जाएगा। तब तक तू घर पे जो पड़ी एक साइकिल है वो लेके जाया कर। जी, उसके पिताजी ने कह तो दिया कि घर पे पड़ी वो साइकिल लेके जाया कर, पर वो साइकिल ले जाने लायक थी नहीं। मतलब वो भंगार हो गई थी, इस टाइप की साइकिल थी। तो अब विनोद ने भी कुछ जिद नहीं की, क्योंकि वो समझता था उसके घर की परिस्थितियों को भी। तो उसने भी जो सोचा, जो है जैसा है ठीक है चलो हो जाएगा, तो वो अपनी पुरानी वाली साइकिल लेके गया अपने पास के गांव के बाज़ार में, जाके उसे रिपेयर करा के लाया। और अगले दिन से उसी साइकिल के ऊपर वो स्कूल जाने लगा। फिर से उसका जीवन अच्छी तरह से बीत रहा था। एक दिन विनोद सुबह सवेरे उठता है, अपने पिताजी के पाँव छूता है और वही घर साफ करना, मंदिर जाना, नहाना धोना, मंदिर जाना, खाना पीना बनाना सब करता है। विनोद मंदिर जाने के लिए साइकिल होकर निकला, देखता है कि उसके पिताजी अभी तक उठे नहीं हैं। तो विनोद ने सोचा कि ठीक है, नींद आई होगी, रात को भी लेट से आए, 3 बजे आए। एक दिन की बात है, विनोद अपने घर पे रात के समय पढ़ाई कर रहा था। तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा मैं जा रहा हूँ 10 बजे खेत के अंदर और मैं आ जाऊँगा। पर विनोद के गांव में सब ठीक चल रहा था। पर जो सरपंच है उसके मन में लालच जागने लगा। उसने सोचा अपना खेत बड़ा करता हूँ और लोगों की ज़मीन हड़प लेता हूँ। तो अपने वो खेत के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा जितने भी खेत थे सारे खेतों का आधा आधा हिस्सा अपने खेतों में जोड़ने लगा, जिसको लेकर सरपंच के चारों तरफ के खेतों वाले के मालिक बहुत परेशान रहने लगे। और सरपंच ने विनोद के खेत में भी हिस्सा लेने का कोशिश किया, जिस कारण से उसके पिताजी थोड़ा दुखी हुए, पर उसका विरोध नहीं कर सकते क्योंकि उनके जीवन में से वो और उनका बेटा था। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो उनके बेटे का कौन ख्याल रखता है, ये सोच के उसके पिताजी ने जाने दिया। पर 4-5 दिन बीतते हैं। एक दिन गांव में एक घर में से 4 लोग अचानक से गायब हो जाते हैं, पति पत्नी और 2 बच्चे। तो सबने सोचा कि घर छोड़ के चले गए होंगे सरपंच के इस वजह से, या तो कोई रीज़न ऐसे समझ के सबने छोड़ा जाने दो, इग्नोर किया। ऐसे 10 दिन बीते, बात बासी हो गई, बात पुरानी हो गई, तो सबने ध्यान देना भी बंद कर दिया। विनोद के पिताजी एक दिन रात के समय 10 बजे खेत के लिए निकले और विनोद पढ़ाई कर रहा था। तो विनोद के पिताजी ने कहा कि बेटा मैं जा रहा हूँ खेत में, मेरे को आने में टाइम लग जाएगा। टाइम क्या, मैं सुबह 5 ही बजे आऊँगा सीधा, तू सो जाना, दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लेना। अब समय हो रहा था रात के 3 बजे, विनोद गहरी नींद में सो रहा था। अचानक से उसके दरवाजे पे दस्तक होती है कि कोई उसके दरवाजे पे आया। विनोद उठा, घड़ी में टाइम देखा, 3 बज रहे थे। विनोद सोचा कि इतनी रात को कौन आया होगा। विनोद थोड़ा चौंका, गया गेट पे, आवाज़ लगाई कौन, तो बाहर से आवाज़ आती है बेटा मैं। तो विनोद ने आवाज़ पहचानी, उसके पिताजी की आवाज़ थी। विनोद ने दरवाज़ा खोला, वो देखता क्या है, उसके पिताजी हाँफते हुए घर के अंदर आए और उनकी सांसें फूल रही थी, तबीयत ख़राब थी, पूरे चेहरे पे पसीना पसीना था। उसने पिताजी से पूछा पिताजी तबीयत तो ठीक है आपकी। चेक करके देखा, बुखार था, शरीर जल रहा था। पिताजी को कंबल में लटाया, कम्बल उड़ाया,
दवा दी, मेडिसिन दी, जो कुछ करना था वो किया उसने। फिर पिताजी के बाजू में सो गया नीचे, पिताजी को पलंग पे सोया और अपना नीचे सो गया। सुबह हुई, विनोद उठा रोज की तरह, अपने पिताजी के पैर छुए, झाड़ू पोछा किया, आंगन वांगन साफ़ किया, दूध निकाला, फिर मंदिर के लिए जाने के लिए नहाने गया। जब मंदिर जा रहा था उसने तो नोटिस किया कि उसके पिताजी तो अक्सर उठ जाया करते थे इतने टाइम में, आज इतना लेट कैसे हो गया। तो उसने सोचा कि रात को लेट आए थे, इस वजह से टाइम हो जाएगा, अभी लेट उठेंगे, तो उसने छोड़ा, जाने दो कोई बात नहीं। उसने भी इग्नोर किया, गया बेचारा मंदिर गया, मंदिर से पूजा करके आया। जब घर पे आके देखता है कि उसके पिताजी अभी भी नहीं उठे, उसने सोचा कि ज़्यादा तबीयत खराब होगी, जाने दो। तो अपना गया, खाना पीना बनाया, तैयार वैयार किया, स्कूल के लिए टिफ़िन पैक किया, पापा के लिए घर खेत के लिए खाना पैक किया, सब चीज़ किया। फिर जाके सोचता पिताजी को उठा देना चाहिए कि उठकर खाना खा ले और जाके दवा ले ले, और मैं तो कहूँगा कि खेत पे ना जाए, मना कर देता हूँ पिताजी को, और ना हो मैं भी स्कूल नहीं जाता। तो विनोद ने भी स्कूल ना जाने का पूरा प्लान बना लिया। गया, पिताजी को उठाया, पिताजी पाँव के पास से हिला रहा है, पिताजी उठे नहीं, कुछ बोल नहीं रहे, कुछ हिल नहीं रहे। तो विनोद को थोड़ा डर लगने लगा, क्योंकि ये मंजर उसने पहले भी देख रखा है। बस उस समय उसे होश नहीं था, तब वो बच्चा था, और आज फिर किस्मत ने विनोद के जीवन से सब छीन लिया, जो कुछ बचा था। विनोद जाके पिताजी की सांसें चेक करता है, दिल की धड़कन चेक करता है। उसे अंदाज़ा हो ही गया था कि पिताजी अब नहीं रहे। फिर विनोद चिल्ला चिल्ला के रोने लगा, जिसकी वजह से आगे बाजू के जितने भी लोग थे, उसके पिताजी के जो मित्र थे, वो आते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब चेक करते हैं, अपने हिसाब से चेक करते हैं। गाड़ी बुलाई गई हॉस्पिटल ले जाने के लिए, पर कुछ फ़ायदा ना हो सका। विनोद के घर पे उसके पिताजी की अर्थी रखी हुई है, सब लोग आ रहे बैठ रहे हैं, सब विनोद को सहानुभूति दे रहे हैं। विनोद की उम्र क्या रही होगी, एक 15-16 साल का बच्चा, 15-16 साल का बच्चा, जिसके पिताजी अब नहीं रहे, उसके जीवन का एक लौता सहारा अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो विनोद अब एकदम अकेला पड़ गया था। सब कह रहे हैं कि बेटा चिंता ना करें, आपके पिताजी का जो भी अंतिम संस्कार की क्रिया विरिया है सब हम करेंगे, हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे। पर विनोद कहीं ना कहीं जानता था ये सब सिर्फ स्वार्थ के लिए मेरे साथ है, मौका मिलने पे ये मेरा ज़मीन हड़पने की कोशिश करेंगे। तो विनोद ने भी इस समय ये चीज़ बोलना उचित नहीं समझा, जाने दिया। 10-15 दिन हुए, 1-2 महीना बीता। अब विनोद को अंदर ही अंदर एक बात खाई जा रही थी कि पिताजी तो रात को 10 बजे निकले थे और बोले थे सुबह 5 बजे आऊँगा, तो ये 3 बजे अचानक से भागते हुए क्यों आए? तबीयत ख़राब है तो पिताजी आराम से आ सकते, पर ये भागते हुए क्यों आए? तो विनोद ने सोचा अब मैं पता लगाऊंगा कि आखिर बात क्या है। विनोद एक दिन लाठी लिया और खेत की तरफ सेम टाइम 10 बजे निकल गया। खेत में इंतज़ार कर रहा है, अपने खेत के अंदर 10 से 11 बजे, 11 से 12 बजे, 12 से 1 बजे, ऐसे करते करते सुबह हो गई। कुछ नहीं पता चला विनोद को। विनोद 3 से 4 दिन, फिर 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, विनोद ने पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दी थी। अब वो सिर्फ ये पता करना चाहता था कि उसके पिताजी की मृत्यु कैसे हुई। तो ऐसे करते करते 15 से 20 दिन बीत गए। फिर एक अमावस्या की रात आती है, जिस दिन विनोद को पता लगने वाला था कि वह कारण क्या है जिस वजह से उसके पिताजी की मृत्यु हुई है। विनोद खेत में जाता है सेम टाइम पे 10 बजे, 10 से 12 बजते हैं, 12 से 1 बजते हैं, पर जैसे ही 1:30 बजते हैं तो विनोद अपने खेत में बैठा था। अपने खेत कुछ समय बाद विनोद को फावड़ा चलाने की आवाज़ आती है कि पीछे वाले खेत में कोई फावड़े से मिट्टी खोद रहा है। तो विनोद उठा, पीछे पलट के देखता है कि एक व्यक्ति 35 से 40 उम्र का, रात के 12 से 1 बजे के बीच में, 1:30 बजे के बीच में हाथ में फावड़ा लेकर मिट्टी खोद रहा है। विनोद ने पीछे से देखते ही पहचान लिया कि ये तो वही राजू चाचा हैं जिनकी घर वाले और ये खुद गायब हो गए थे। आज से तकरीबन 15 दिन में, कुछ ऐसा कुछ समय होगा। तो क्योंकि उस समय सिर्फ उस आदमी की पीठ ही दिख रही थी, पर विनोद ने पीछे से देख के पहचान लिया कि ये राजू है। गया पास में, उसने पूछा राजू चाचा, राजू चाचा क्या आप हैं? तो व्यक्ति जो फावड़ा चला रहा था उसने फावड़ा चलाना रोका। उतने में उसके बाजू में से
राइट साइड से दो बच्चे बॉल से खेल रहे हो ऐसी आवाज़ आई। तो वो राइट साइड मुड़ के देखता है कि दो बच्चे बॉल के साथ खेल रहे थे। फिर थोड़ी दूर उसी खेत में एक आम का पेड़ था। उसकी नज़र उस आम के पेड़ पे जाती है कि एक महिला उस आम के पेड़ पे गले में फंदा डाल के लटकी हुई है और उसकी आंखें पाँव बंद है और सिर्फ लटकी हुई है। विनोद जाता है राजू चाचा के पास डर के, बोलता है राजू चाचा देखिए वो क्या हो रहा है, वो क्या है। एक औरत वहाँ लटक रही है। वो जैसे राजू चाचा के सामने जाता है घूम के चेहरे की तरफ, क्या देखते हैं कि राजू चाचा का आधा चेहरा सड़ गया है बुरी तरह से और उसमें से कीड़े लगे बाहर आ रहे, गंध आ रही है अजीब सी और हड्डियाँ दिख रही हैं। विनोद देखना भर था कि विनोद डर के नीचे गिर गया और वो घसीटते घसीटते पीछे की ओर जाने लगा। उतने में उस आदमी ने कहा, विनोद तू यहाँ से चला जा, मेरा शिकार तू नहीं कोई और है, तू मेरे हत्थे मेरे बदले के हत्थे चढ़ जाएगा। विनोद जाना तो चाहता था पर उसके पैरों में इतनी हिम्मत ही नहीं कि वहाँ से उठ के भाग सके। उतने में उसके जो दो बच्चे थे वो उसके पाँव पकड़ के उसके साथ खेलने लगे, ऐसे उठा उठा के पटक रहे, कभी इधर कभी उधर, कभी इस तरफ कभी इस तरफ। फिर उसको उसी आम के पेड़ के पास पटकते हैं जहाँ वो महिला लटक रही थी। आम के पेड़ से टकरा के वो सीधा नीचे की तरफ लेट जाता है और ऊपर वो महिला उसके लटकी हुई थी। और विनोद जब ऊपर की तरफ देखता है तो अचानक से उस महिला की आंखें खुल जाती हैं और वो विनोद को देख के हंसने लगती है और उसी फंदे के सहारे वो अपने गले से पूरा ऐसे छूलने लगती है। फिर वो दो लड़के उस विनोद का हाथ और पाँव पकड़ के घसीटते हुए उसे जंगल की तरफ ले गए। बोले कि पिताजी मैं थोड़ा खेल लेते हैं इससे हम सब, फिर आप इन्हें मार दीजिएगा पर हमें खेलना है। विनोद का पाँव पटकते पटकते उसे जंगल की तरफ ले गया और जंगल में जाके दूर पेड़ पे मार दिया उसे और विनोद टकरा के वापस गिर गया। और विनोद की सांसें चढ़ी जा रही है। विनोद सोच रहा है कि ये क्या हो गया, कैसे निकलूँ यहाँ से, ये तो वही लोग हैं जो 4 लोग गायब हुए थे, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। विनोद के दिमाग में सब प्रश्न उठने लगे। जैसी बात है जैसे हम भी होते तो हमारे मन में ये प्रश्न उठता। तो विनोद हल्के सी आंखें खोलता है तो उसे चारों तरफ पूरा सुनसान जंगल और जंगल की आवाज़ आ रही है, जैसे जंगलों में कोई है ही ना, रोशनी का कोई जरिया ही नहीं है, बीचों बीच जंगल के लाके उसे पटक दिया गया हो। विनोद कैसे तैसे करके उठता है, पीठ उसकी पूरी छिल चुकी थी, पूरी पीठ से घसीट के लाया गया था जिस कारण से उसकी पूरी पीठ छिल चुकी थी। विनोद लेटा रहता है, उठता है, थोड़ा जाके एक पेड़ के पास सर रख के लेट जाता है क्योंकि दर्द ज़्यादा हो रहा था। बच्चा ही था और ऊपर से दुबला पतला। उतने में जंगल की तरफ से एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा आता है, ना छोटा था ना बड़ा था, ज़्यादा मतलब मीडियम एज का होगा कुत्ते का बच्चा। आके विनोद को चाटने लगता है। विनोद को लगता है ये कुत्ता ना हो ये भी कोई भूत है। विनोद को डर लगने लगता है तो विनोद उसको दूर भगाता है, पर कुत्ता आता है, विनोद को चाटता है, पैर फुसलाता है, प्यार से पूंछ हिलाने लगता है। तो विनोद को समझ आ जाता है कि फ्रेंडली हो रहा है, दोस्त बनना चाहता है। तो विनोद ने भी उसके सर के ऊपर हाथ फेरा क्योंकि इस पूरे जंगल में अब वही कुत्ता उसके साथ है, उसके अलावा कोई नहीं है। विनोद उठा, अब वो पीछे की तरफ जाता तो वापस उसी खेत में जाता और आगे की तरफ जाता तो वो जंगल के अंधेरे कोने में खो जाता जहाँ उसे जंगल का कोई पता नहीं, कभी उस जंगल में आया ही नहीं है। तो विनोद सोचता है कि अब करे तो करे क्या। उतने में वो जो कुत्ता का बच्चा होता है विनोद के पाँव पकड़ के उसको खींचते खींचते जंगल की तरफ ले जाता है, मानो वो विनोद को रास्ता दिखा रहा है। तो विनोद भी समझ गया मुझे रास्ता दिखाना चाहता, तो विनोद उसके पीछे 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 जंगल के अंदर चला गया। वो कुत्ता का बच्चा झाड़ियों वाड़ियों में से ले जाता हुए विनोद को एक गुफा के पास ले जाता है, गुफा टाइप एक जगह ले जाता है, वहाँ मसाल जल रही होती है। कुत्ते का बच्चा वहाँ जाके ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है। तो अंदर से एक बुजुर्ग आदमी की आवाज़ आती है, आ गया सिम्हा, कहाँ चला गया था तो बेटा इतनी रात को, अब इस बुढ़े शरीर में इतनी ताकत नहीं रह गई है कि मैं तुझे जाके ढूंढ सकूं, मत जाया कर मुझे छोड़ के। फिर अंदर से वो बुढ़ा आदमी आता है, देखता है कि सिम्हा यानी वो कुत्ते के साथ हमारा विनोद के देख कर वो बुढ़ा आदमी बोलता है किसे ले आया तो सिम्हा इतनी रात को। जब वो आदमी उसकी तरफ मसाल लेके जाता है, देखता है कि
विनोद के शरीर पे चोट लगी हुई है, वो उसको अंदर लाता है, बिठाता है, फिर केटली के अंदर पानी गर्म करके, लकड़ियों के ऊपर पानी गर्म करके रखता है और विनोद के जख्मों को साफ़ करता है, उस पर कुछ जड़ी बूटी लगाता है, विनोद को खाना खाने के लिए देता है। उसने 2 रोटी बनाई थी, 2 रोटी में से 1.5 रोटी विनोद को, सॉरी 1 रोटी विनोद को और 1 रोटी खुद लेता है और अपनी रोटी में से भी आधा टुकड़ा करके उस कुत्ते को देता है। फिर विनोद रोटी खाता है और विनोद को फिर वो गर्म पानी ला के उसमें कुछ दवा मिला के देता है। विनोद पीने के बाद गहरी नींद में शांति से वो सो जाता है। फिर विनोद की आंखों पे सूर्य की रोशनी पड़ती है और वो जब उठ के देखता है कि चारों तरफ जंगल एकदम सुंदरमय हो गया और पूरे जंगल में चिड़ियों की चीचहाने की आवाज़ आ रही है, मानो कि एक सुंदर नज़ारा उसके आंखों के सामने हो। विनोद गुफा से बाहर निकलता है, वो देखता है बाबा कुछ आँख पे बना रहे होते हैं विनोद के लिए, उसको देते हैं। फिर विनोद उनके पास जाके बैठता है और उनसे बातचीत करता है और उनको पूरा अपना दुख और दर्द बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। बाबा ये सब सुन के बोलता है कि बच्चा ये जीवन है, इसमें ऐसा ही होता है, तुम कुछ नहीं कर सकते। पर विनोद के अंदर जिद थी। अब उसे अपने पिताजी के मरने का कारण पता चल गया था। हो ना हो वह अपने पिताजी के मौत का कारण उन्हीं 4 भूतों को मानता था। तो उसने उस बाबा से कहा कि बाबा मुझे कुछ ऐसा रास्ता बताइए जिससे मैं अपने पिताजी का बदला ले सकूँ। तो फिर बाबा बोलते हैं बच्चा तुम्हारे बस की बात नहीं है, एक तो तुम्हारा शरीर कमज़ोर है, तुम ये मत सोचना मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूँ, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ इन रूहानी ताकतों से लड़ने का जो शक्तियाँ चाहिए होती है वो तुम्हारे बस में भी नहीं है और मेरे बस में नहीं है। ये सिर्फ भगवान से डरते हैं, इंसानों से नहीं। पर विनोद कहता है बाबा से, फिर बाबा कहता है ठीक है बेटा, अगर तुम इतना ही जिद कर रहे हो तो मेरे पास एक रास्ता है, पर इस रास्ते पे आगे बढ़ने के बाद तुम्हारे लिए जीवन में मौत के अलावा कुछ अंत नहीं होगा। तो विनोद कहता है मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, अपने पिताजी जो थे वो भी मर गए, अब उनका बदला ही लेना है मुझे। तो बाबा उन्हें बताते हैं कि इस जंगल में तुम एक नदी के पास जाओ, सिम्हा तुम्हें ले जाएगा, उस नदी के उस तरफ पार करोगे तो एक मंदिर मिलेगा तुम्हें, बिल्कुल बाजू में काली माता का, उस मंदिर में चले जाना, बाकी आपो आप तुम्हें सब समझ आ जाएगा। अब वो बोलता है विनोद ये कुत्ता कैसे लेके जाएगा, तो वो बोलता है कुत्ता नहीं सिम्हा। बोला हाँ ये सिम्हा कैसे ले जाएगा, विनोद ने कहा। तो बाबा बताते हैं कि ये सिम्हा को तुम एकदम मामूली जानवर मत समझना, जो तुम कहोगे ये वो सब समझेगा, जो आप तुम इंसानी भाषा में कहोगे सब समझेगा, तुम्हारी बात मानेगा, लेके जाओ। फिर उसने सिम्हा से कहा सिम्हा बेटा जाओ लेके जाओ भैया को। सिम्हा आगे दौड़ते दौड़ते जाता है और विनोद उसके पीछे पीछे। फिर वो सिम्हा उसको एक नदी के पास लेके आता है, नदी पार करनी थी तो विनोद ने सिम्हा को अपने गोद में उठा लिया और नदी पार की। और नदी पार करके जब वो उस तरफ जाता है तो देखता है एक खंडर सा मंदिर जंगलों के बीचों में, पूरे मंदिर के ऊपर लताएं आ चुकी हैं, पेड़ पौधे लग चुके हैं। अंदर की तरफ जाता है अपनी चप्पल उतार के और देखता है एक काली माता की बड़ी प्रतिमा। जी हाँ, पत्थर की बनी हुई एक प्रतिमा जंगल के बीचों बीच खंडर मंदिर के अंदर एक काली माता जी का मंदिर है और उसके अंदर एक प्रतिमा है और उस प्रतिमा के हाथ में एक चमकदार तलवार। विनोद जाता है वहाँ, बैठता है, माँ की साधना करना शुरू करता है, माँ को सोचने लगता है, मन में सारे दुख बांटता है और माता जी मानो उससे कुछ कहना चाहती हो। जब वो ध्यान मुद्रा में था तब माता जी उसके मन के अंदर कहने लगी कि विनोद तू ये तलवार ले जा, अब तेरे जीवन को आगे बढ़ाने का जो जिम्मा है वो मेरे हाथों में। किस्मत ने तुमसे बहुत कुछ छीना, मैं मानती हूँ, पर अब वक्त है तुम्हें तुम्हारी इज्जत और तुम्हारे पिताजी का बदला सब वापस मिलेगा, तुम अपने पिताजी का बदला ले पाओगे, तुम्हें तलवार ले लो। विनोद आँखा खोलता है, उस तलवार के पास जाता है। तलवार बहुत लंबी थी, विनोद ने सोचा ये मैं कैसे लेके जाऊंगा। विनोद ने तलवार को छुआ, तलवार को जिससे उसने हाथ में लिया वो तलवार जादुई तलवार थी, चमकदार जादुई तलवार।
तलवार अपने आप चमकी और उसका साइज छोटा हो गया, मानो विनोद उसे पकड़ सके उस साइज की वो तलवार हो गई। विनोद ने उस तलवार को अपने माथे पे लगाया और उस तलवार को पीछे रस्सी से, कपड़े से बांध लिया अपने पीठ के पीछे और सिम्मा के साथ चल दिया वापस। सिम्मा आगे आगे, विनोद पीछे पीछे। फिर सिम्मा को उठा के उसने नदी पार किया और वो गए उस बाबा के पास। बाबा ने उसके पीठ पर वो तलवार देखी और बाबा की आंखें फटी की फटी रह गई। बाबा ने कहा, मैंने तो सिर्फ तुम्हें वहाँ रास्ता भी देखने के लिए भेजा था, पर माँ ने तुम्हें किसी एक योग्य काम के लिए चुना है। अब मेरा जिम्मा पूरा होता है। ये तलवार को तुम मामूली तलवार मत समझना। ये तलवार तुम्हारे सिवा कोई नहीं उठा सकता। तुम्हारे लिए ये तलवार एक मोर के पंख के बराबर है, मोर के पंख के भार के बराबर होगी। पर अगर तुम्हारे सिवा इस तलवार को कोई उठाना चाहेगा तो उसको यह तलवार मानो इतनी भारी लगेगी, इतनी भारी लगेगी कि वो किसी भी वस्तु, किसी भी मशीन, कितनी भी लोग लग जाए, इस तलवार को तुम्हारे अलावा कोई नहीं उठा सकता। बाबा ने बताया, जब भी अगर इस तलवार को तुम हाथ में लिए रहोगे या तुम्हारे पास रहेगी, तुम्हारे आजू बाजू कोई भी रूहें होंगी, प्रेत रूहें, भूत प्रेत, तो ये तलवार के अंदर एक कंपन होने लगेगा और उस कंपन के चलते तुम्हें पता चल जाएगी कि तुम्हारे आसपास कोई ना कोई भूत है। विनोद ने सारी जानकारी उस तलवार के लिए और बाबा को प्रणाम किया और जाने लगा। तब बाबा ने उसे पीछे से रोक के कहा, रुको, इसे भी लेते जाओ साथ में। तो बाबा ने कहा, तो विनोद ने कहा, किसे? तो बाबा ने सिम्मा की तरफ हाथ करते हुए दिखाया और जब विनोद ने सिम्मा की तरफ देखा तो सिम्मा ने बड़ी प्यारी आंखों से विनोद को घूरा और अपने पूंछ हिलाते हुए विनोद के पास पहुंच गया। तो विनोद ने कहा, बाबा ये तो आपका है, मैं इसे कैसे ले जा सकता हूँ? तो बाबा ने कहा, अब मेरा जीवन ज़्यादा नहीं बचा है, तुम इसे ले जाओ। और मैं इतना सहमत भी नहीं हूँ कि मैं इसकी देखभाल कर सकूँ। इसकी देखभाल तुम अच्छे से करना, एकदम भाई की तरह रखना अपने। तो विनोद ने बोला, ठीक है। बाबा ने कहा, जाते जाते सिम्मा को तुम कोई मामूली जानवर समझने की गलती मत करना। तुम्हें समय के साथ पता चलेगा कि सिम्मा है क्या, आखिर चीज़ क्या है सिम्मा। विनोद ने वहाँ से विदाई ली, सिम्मा को अपने साथ लेते हुए अपने घर आ गया। अपने में घर आकर उसने अपने मंदिर, मतलब पूजा वाले कमरे में जाकर उस तलवार को लाल चद्दर के ऊपर अच्छे से रखा, नहाया धोया, स्नान करने के बाद उस तलवार की पूजा की और माँ की साधना में लग गया और मन ही मन पूछने लगा कि मैं क्या करूं। तब उसे एक आवाज़ आती है जो थी तलवार की आवाज़। तलवार उसके मन से सीधा कनेक्ट हो पा रही थी और तलवार ने कहा कि तू अब जो करेगा कर, मैं तेरे साथ हूँ। पर विनोद ने वहाँ बाबा से घर से निकलने से पीछे कुछ मंत्र भी सीख लिए थे कि कैसे भूतों को कंट्रोल किया जाता है, कैसे भूतों को बोतल के अंदर बंद किया जाता है। सारी विद्याएं सीख ली थी जितनी वो सीख सका, क्योंकि दिमाग का तेज था, वो जल्दी सीखता था। और विनोद ने ठान लिया कि अब मुझे अपने पिताजी का बदला लेना है। रात हुई, विनोद ने नहाया धोया, पूजा पाठ किया, तिलक लगाया, तलवार को अपने पीछे एक म्यान बना ली, उसके अंदर पीछे म्यान बांध ली और उसके अंदर तलवार को डाल दिया और सिम्मा के साथ चल दिया अपनी खेत की तरफ। जब वो खेत में पहुंचा तो वो उसी अपने खेत में जाके बैठा जहां उसे वो दिखे थे 4 भूत। लास्ट टाइम विनोद डर के गया था, अब की बार विनोद पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वापस लौटा है। वो अपने खेत के अंदर बैठा हुआ था। 4-5 दिन बीते, रात में कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर विनोद को समझ आया कि ये जो चीज़ है सिर्फ अमावस्या के दिन दिखेगी मुझे। तो विनोद इंतज़ार किया। 4 दिन बाद अमावस्या थी और विनोद पूरी तरह तैयार था अपने पिताजी का बदला लेने के लिए। विनोद ने रात के 10 बजे पूजा पाठ की, खाना पीना खाया, खाना पीना खा के सिम्हा को खिलाया, खुद खाया, तलवार को उठाया, सर से लगाया, मयान में डाली, तिलक लगा के निकल दिया खेत की तरफ। अपने साथ कुछ बोतल लेकर चल दिया, मानो आज वो उन भूतों का अंत ही कर देगा जो उसे असीम ताकतें भगवान द्वारा मिली थी, माँ काली द्वारा दी गई थी प्रसाद तौर पे। वो उसका उपयोग करके मानो उस तीनों आत्माओं का अंत करने पहुंचा। 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे
जैसे ही 1:30 बजे विनोद को पीछे की तरफ से उसी खेत में फावड़े चलाने की आवाज़ आई। विनोद समझ गया खेल शुरू हो गया है। विनोद देखता है एक व्यक्ति, वही व्यक्ति जो उसे दिखा था 34 से 40 उम्र का व्यक्ति, फावड़ा चला रहा है। फिर थोड़ी देर में पता था विनोद को बच्चे भी आने वाले, तो बच्चों की खेलने की आवाज़ भी उसके राइट साइड से आई। विनोद ने देखा 2 बच्चे खेल रहे हैं। फिर उसे समझ आ गया उस पेड़ के ऊपर लड़की हुई औरत भी आ गई। विनोद ने उस तरफ नज़र घुमाया तो देखता है उस पेड़ के ऊपर वही औरत लटक रही है। विनोद अब की बार डरा नहीं, गया सीधा सामने खड़ा हुआ। थोड़ा मन उसका घिनाया उसका सड़ा हुआ चेहरा देख के। तो हो भूत कहता है, यानी राजू कहता है, राजू चाचा उसका, कि तू फिर से मरने आ गया, अगली बार तो तुझे छोड़ ही दिया था पर अब की बार नहीं छोड़ूंगा। विनोद बोलता है कि तुमने मेरे पिताजी को क्यों मारा, इतना बता दो, फिर उसके बाद तुम्हें भी मैं ख़त्म कर दूंगा। तो राजू बोलता है तुम्हारे पिताजी को मैंने मारा? नहीं, हमने नहीं मारा तुम्हारे पिताजी को, तुम्हें गलतफहमी हुई है। तो उसने बताया सारी कहानी कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो फिर राजू ने कहा, राजू की आत्मा ने, कि तुम्हारे पिताजी यहाँ आए थे पर हमने तुम्हारे पिताजी को नहीं मारा। तुम्हारे पिताजी हमें देखकर डर के भाग गए होंगे, क्योंकि हो ना हो तुम्हारे पिताजी को पता था कि हमारी मृत्यु कैसे हुई है, जिस वजह से तुम्हारे पिताजी को सदमा लगा होगा और उनका देहांत हो गया। मुझे बड़ा दुख है। फिर विनोद बोलता है अगर तुमने नहीं मारा तो फिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तो राजू ने बोला कि हम यहाँ किसी को डराने नहीं आए, किसी से कुछ करने नहीं आए, हमें सिर्फ हमारा बदला चाहिए और वो बदला हम सरपंच से लेने आए। तो विनोद बोलता है सरपंच से क्यों? तो फिर राजू बताता है कि जब हम गायब हुए थे उसके दिन में, उसी दिन सुबह के समय मैं अपने घर के अंदर खेत से काम करके आया था, खाना पीना खा रहे थे हमारे चारों परिवार। तो सरपंच हमारे दरवाजे पे दस्तक देता है। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, सरपंच अंदर आता है और सरपंच कहता है कि नमस्कार राजू जी। तो राजू को समझ आ गया था कि ये सरपंच किस लिए आया है। उसने अपने बेटे और पत्नी को अपने पीछे खड़ा करते हुए बोला सरपंच से, तू क्या करने आया यहाँ लाला? सरपंच का नाम लाला था। लाला तू यहाँ क्या करने आया है? तो सरपंच ने, अब ज़्यादा कुछ नहीं, समाज सेवा करने आया हूँ, मैं बस इतना कहता हूँ कि तुम्हारी जो ज़मीन है वो मेरे नाम कर दो और तुम भी खुश, तुम्हारे बच्चे भी खुश, तुम्हारी बीवी भी खुश। खामा खा कहाँ तुम कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हो, कुछ मिलने वाला नहीं है, लास्ट में जाके बहुत दर्द होगा तुम्हें। फिर राजू समझ गया हो ना हो ये मुझे धमकी देना है। राजू ने चिल्लाते हुए कहा कि तू निकल जा मेरे घर से, तू मेरे घर में मत रुक, जो होगा मैं देख लूँगा, चला जा। तो सरपंच जाते जाते कहा भाभी जी आप ही समझाइए। तो राजू ने कहा जवान संभाल के बात करना मेरी बीवी से, तुझे कहा तो यहाँ से चला गया। तो सरपंच जाते जाते बोला बहुत भारी पड़ेगा, मिलते हैं, जल्दी मिलना होगा और इस बार मैं समझाने नहीं ज़बरदस्ती करने आऊँगा। तो राजू ने बोला हाँ जा जा, देखें तेरे जैसे बहुत। तो सरपंच को वहाँ से जाना पड़ा। फिर जब राजू अपने घर में रात के समय सो रहा था तो अचानक उसके दरवाजे पे दस्तक होती है। तो राजू डर गया, वो हाथ में लाठी लेके जैसे ही दरवाज़ा के पास गया तो दरवाजे को तोड़ते हुए 2 आदमी अंदर घुसे और राजू को पकड़ के घसीटते हुए उसके जंगल में ले गए जो उसके गांव के पास था। और उसकी बीवी को, उसके दोनों बच्चों को भी वहाँ लेकर चले गए। राजू को मारा पीटा धमकाया गया कि साइन कर दे राजू की, यानी। तो राजू के दोनों बच्चों में से एक बच्चे के सर को फावड़े से कुचल के छोटे छोटे पीस में काट दिया गया। तो राजू सहम गया, राजू डर गया। राजू ने बोला मैं नहीं करूँगा साइन, मैं नहीं करूँगा। फिर उसके दूसरे बच्चे को भी ख़त्म कर दिया गया उसी तरह छोटे छोटे पीसों में फावड़े से काट कर। सरपंच बेदर्दी के सहारे उनके दोनों बच्चों को मार डाला। फिर राजू को समझ आ गया अगर मैं साइन करूँगा तो भी ये मुझे मार डालेंगे, नहीं करूँगा तो भी ये मुझे मार डालेंगे। अब मैं और मेरी बीवी बच्चे हैं तो मैं साइन नहीं करने वाला। तो राजू के सामने उसकी बीवी को
पेड़ के ऊपर फांसी देकर उसी के खेत में लटका दिया और लास्ट में राजू को भी दर्दनाक मौत दे दी गई। राजू के आंखों को कोड़ दिया गया, कानों को अंदर लकड़ी घुसा दी गई और उसके पूरे परिवार को उसी खेत के अंदर खड्डा खोद के दफना दिया गया। ये सारी कहानी राजू ने विनोद से बताई। फिर विनोद को समझ आ गया कि सारा किया कराया हो ना हो उसी सरपंच का है। फिर राजू ने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा तुम्हारा बदला लेने में, पर उसके बाद तुम यहाँ से चले जाओगे। तो राजू ने फिर विनोद ने कहा कि मैं तुम्हारे बदला लेने में तुम्हारी मदद करूंगा, पर एक शर्त पे, उसके बाद तुम्हें यहाँ से जाना होगा। फिर राजू ने कहा कि तुम कैसे करोगे बच्चा? तो विनोद ने कहा कि मुझे आप मामूली मत समझिए, आप बस बोलिए वादा करते हैं। तो राजू ने बोला वादा किया, पर तुम करोगे कैसे? तो उसने बोला कि मैं सरपंच को यहाँ तक ले आऊँगा, उसके बाद तुम तुम्हारा बदला ले लेना। तो राजू ने बोला ठीक है। विनोद गया वहाँ से, घर पे गया, पूरी रात सोचा कि कैसे होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। अगले दिन सुबह विनोद सरपंच के घर पे जाता है और सरपंच से कहता है कि मेरी जो ज़मीन है ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, क्योंकि अब मेरे जीवन में कुछ बचा नहीं, ना मेरे माँ बाप कोई नहीं है, तो इस ज़मीन का क्या ही करूँगा, मुझे पैसे की ज़रूरत है, तुम ले लो ये ज़मीन। पर ये ज़मीन जब मैं तुम्हें दे रहा हूँ तो तुम इसे थोड़ा खुफिया रखना, किसी को कानो कान खबर ना हो, क्योंकि सब लोग बोलेंगे कि बाप के मरने के बाद बेटे ने ज़मीन बेच के सारे पैसे हड़प लिए। अब विनोद ये सब जानबूझ के कर रहा था, क्योंकि विनोद को कैसे भी करके उस सरपंच को उस खेत के अंदर रात को ले जाना था। पर सरपंच बोला ठीक है बेटा, तू समझ गया, अच्छे से अच्छी बात है, वरना तेरा भी हाल। तो विनोद समझा कि क्या कह रहा है ये। तो विनोद ने ठीक है, फिर आप अमावस्या के दिन रात को आ जाइएगा उधर खेत के अंदर, वहाँ अंधेरा भी रहेगा, कोई रहेगा भी नहीं, तब मैं आपका साइन वाइन कर दूंगा और आप मुझे मेरे पैसा दे दीजिएगा, मैं वहीं से गाँव छोड़ के चला जाऊँगा। तो सरपंच बोला ठीक है, इससे अच्छी बात क्या होगी। फिर 7 दिन बीते, 8 दिन बीते, फिर एक दिन अमावस्या की रात आई, राजू तैयार था। फिर 7 दिन बीते, 8 दिन बीते, अमावस्या की रात आई, फिर विनोद तैयार था। विनोद पूजा पाठ किया और फिर अपनी तलवार को सर पे लगा के चल दिया खेत की तरफ। आगे आगे उसका कुत्ता सिम्हा और पीछे पीछे विनोद। मानो सिम्हा विनोद की हर बात मानता हो। विनोद जाके देखता है कि सरपंच पहले से वहाँ पहुँच गया है। विनोद ने अपनी तलवार पीछे रखी हुई थी। विनोद आगे की तरफ बढ़ता हुआ गया और एक तरफ उसका कुत्ता और एक तरफ विनोद खड़ा और सामने सरपंच। विनोद ने कहा आ गया लाला तू? तो सरपंच ने कहा हाँ बेटा, लगता है तेरी उम्र कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई है जो मुझे तू लाला कह रहा है। विनोद ने कहा मेरी उम्र का तो पता नहीं, पर आज तेरी उम्र छोटी होने वाली है। तो सरपंच समझ गया था कि हो ना हो ये चाल है, इसलिए सरपंच ने पहले से अपनी 5 आदमियों को जंगल के झाड़ियों में छुपा के रखने का रखा था। फिर सरपंच ने इशारा किया अपने आदमियों को, तो चारों आदमी, 5वां आदमी झाड़ियों से बाहर निकले। उतने में सिम्हा और विनोद एक्टिव मोड में आ गए। उन्होंने चारों तरफ से घिर चुके थे। तो उस समय रात के 12:30 बज रहे थे जब चारों तरफ से सिम्हा और विनोद को घेर लिया गया था। विनोद ने बोला उन 5 से, देखो तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, जो भी मेरी दुश्मनी है इस सरपंच से है। अगर तुम जान बचाना चाहते तो यहाँ से चले जाओ। मानो उस तलवार के कारण विनोद के मन में उस तलवार के कारण विनोद के अंदर एक अजीब सा उत्साह जाग गया था। विनोद ने इन सभी को चेतावनी दी, पर वो सभी ठहरे सरपंच के चमचे। उतने में सिम्हा ने एक आदमी को पकड़ा और काटना शुरू किया पूरी तरह। सिम्हा छोड़ ही नहीं रहा, एक आदमी को सिम्हा छोड़ ही नहीं रहा। बचे हुए 4 विनोद की तरफ लपके और विनोद को चारों तरफ से पकड़ लिया। विनोद को कुछ करने का मौका मिलता उससे पहले उसे पकड़ लिया गया। तो सरपंच ने विनोद को कहा
फंस गया ना बेटे तू हमारे जाल में, तो हमें फंसाने वाला था। मुझे लगा ही था जब तू तलवार लेके आया, कुछ दिनों से तू गांव में तलवार लेके जब घूम रहा था, तब मुझे लगा ही था तुम मेरे को कुछ ना कुछ करने वाला है। पर मैंने तो तेरा कुछ बिगाड़ा ही नहीं, तेरा बाप तो खुद ही मारा था, तेरे बाप को मैंने थोड़ी मारा। तो विनोद ने कुछ कहा नहीं। उतने में सरपंच ने अपने आदमियों से कहा कि पहले इसकी तलवार छीन लो इससे। उसके आदमी ने विनोद के ऊपर बांधी हुआ उसका कमान खींचा और उसकी तलवार जमीन पे गिरी, और ज़मीन पर तलवार गिरते ही मानो उधर की ज़मीन हिल गई। कंपन महसूस हुआ ज़मीन में, जैसे कोई बहुत भारी भरकम चीज़ ज़मीन के ऊपर फेंकी गई हो, जिस वजह से ज़मीन के अंदर कंपन महसूस हुआ। अब सरपंच ने कहा इसकी तलवार से उठा के इसी का गला काट दो। तो एक आदमी उसकी तलवार को उठाने गया, पर वह तलवार को पूरी जी और जान से उठाने की कोशिश किया, पर उससे वो तलवार ना उठी। बहुत कोशिश की, पूरा दम लगाया, दोनों हाथ का दम लगाया। फिर दूसरा आदमी आके बोलता है हट तेरे अंदर दम ही नहीं है। दूसरा आदमी भी तैयार ट्राई किया, तीसरा भी किया, चौथा किया। फिर ऐसे ऐसे करके सरपंच ने भी कोशिश की कि तुम चारों के चारों सब खा खा के भैंसे जैसे हो गए, कुछ तुमसे तलवार नहीं उठ रही। सब ने कोशिश की, लास्ट में चारों ने साथ में कोशिश की, किसी से तलवार ना उठी। शेर थोड़ी ही देर में फावड़े की आवाज आना शुरू हो गई। विनोद ये देखकर खुश हुआ, और फिर थोड़ी देर में बच्चों की खेलने की आवाज आई, और विनोद और खुश हुआ। विनोद को समझ आ गया अब हो ना हो वो महिला भी आ गई होगी। विनोद ने देखा उस तरफ वो महिला भी आ गई, पर अब की बार उस महिला ने उस पेड़ में से अपने फांसी का फंदा उतार कर उसके ओर बढ़ने लगा। तभी विनोद ने कहा लाला तेरी मौत तो आ गई, और रही बात तुम चारों की, तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। विनोद ने एक झटके से तलवार उठाई और किसी का गला काटा, किसी का पेट काटा, किसी का मुंह के अंदर तलवार घुसाई, और किसी के पूरा ही पूरा बीच में से फाड़ दिया। मानो विनोद एकदम निर्दय बन गया था। उस तलवार की वजह से उसके अंदर असीम ताकतें आ गई थी। भले वो शरीर से कमज़ोर दुबला पतला था, पर उसके अंदर असीम ताकतें आ गई थी। और वहीं साइड में सिम्मा जिस आदमी को काट रहा था उसे अभी तक न छोड़ा। उसे नॉर्मल तो 14 इंजेक्शन से काम चल जाता था, पर सिम्मा के काटने से उस आदमी की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। सिम्मा के मुंह के अंदर खून लगा हुआ, और विनोद के तलवार में खून लगा हुआ। विनोद अपनी तलवार के खून को विनोद ने अपने तलवार के खून को अपने कपड़े पे पोंछा दोनों तरफ से अच्छे से, और विनोद ने अपनी तलवार को अपने म्यान में डाली। एक तरफ उसका कुत्ता और एक तरफ विनोद खड़ा हुआ, और वो चारों आत्मा सरपंच को घेरे हुए। पर सरपंच भी चालाक था। सरपंच ने अपनी सहायता के लिए पहले से एक बाबा को फ़ोन करके रखा था, क्योंकि ये चार आत्मा पहले भी सरपंच के ऊपर हमला करने के लिए उसके घर गई थी, पर उसी बाबा ने इन चार आत्माओं को भगा दिया था। तो सरपंच उन बाबा को फ़ोन करके बुलाया, और बाबा मानो उसी पेड़ के पीछे छुपा हो। बाबा अंधेरे कोने में से आता हुआ, बाबा के हाथ में एक लाठी थी और एक हाथ में हड्डी। उसने आते ही अपने मंत्र उच्चारण शुरू कर दिया, और अपने मंत्र उच्चारण से उसने चार चीज़ें प्रकट की। एक हड्डी का खोपड़ी पूरी, दूसरी शैतान, तीसरी डायन, और चौथी एक जिन। चारों लोग उन चार भूतों के ऊपर हावी होने लगे, और बाबा और सरपंच जोर जोर से हंसने लगे। तभी विनोद ने आगे बढ़कर उन चार आत्माओं को बचाने के लिए उन चारों से लड़ने का फैसला किया।
विनोद ने अपनी तलवार निकाली और अपनी तलवार से खोपड़ी को बीच में से अलग किया, डायन के बाल काटे, शैतान के छाती में पूरा तलवार उतार दिया और उस जिन के ऊपर तो उसने अपनी तलवार ही रख दी। उस तलवार के भार से वह जिन मानो नीचे ज़मीन में धंसता 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 गया और उस तलवार ने उस जिन की पूरी ताकत अपने अंदर सोख ली, मानो उस जिन को अपने अंदर समा लिया उस तलवार ने। और ये करने के बाद वो तलवार अचानक से चमकी और हवा में तैरने लगी और विनोद के सामने आ गई। विनोद ने उस तलवार को लिया और अपने मयान में वापस डाल लिया। यह सब देख के तांत्रिक वहाँ से दुम दबा के भागा। अब बचा सरपंच। सरपंच को चारों आत्मा ने घेर लिया और एक एक करके बेदर्दी से उससे बदला लिया। सिम्हा और विनोद साइड में बैठ के आराम से देख रहे थे। पहले राजू ने उसके सरपंच के शरीर में से एक एक नाखून निकाले, बच्चों ने उस सरपंच के सर में से एक एक बाल निकाले, औरत ने सरपंच के मुंह के अंदर हाथ डाल के उसका फेफड़ा बाहर निकाल लिया, राजू ने उसके दोनों कानों के अंदर अपना पूरा हाथ घुसा दिया और लास्ट में जब सरपंच खून से लथपथ हो गया था तब राजू ने उसके सीने में अपना हाथ घुसा के उसका दिल उसके सीने में फोड़ दिया और सरपंच बेदर्दी मौत से मारा गया। जब ये सब ख़त्म हुआ तो विनोद ने राजू से कहा, ठीक है चाचा, वादा के अनुसार मैंने आपको सरपंच ला के दे दिया, अब आप भी अपना वादा निभाइए और आप अब मुक्ति प्राप्त कर लीजिए और आप यहाँ से जाइए। राजू ने विनोद से कहा कि हो ना हो तुम्हारा जन्म हम जैसे लोगों को, हम जैसे भूतों को ही मुक्ति दिलाने के लिए हुआ है। फिर राजू और उसके बाकी सब परिवार के सदस्य मानो आकाश में उड़ते हुए गायब हो गए और एक तेज रोशनी पूरे खेत में फैल गई और वो सब चले गए। विनोद उनको जाता हुआ देख के बहुत ही खुश था और सिम्हा भी उनकी तरफ देख के खुशी से भौंक रहा था और अपनी पूंछ हिलाया जा रहा था। फिर विनोद देखता है कि सारा मौसम पहले जैसा हो गया और चारों तरफ वही रात में कीड़ों की आवाज़ और सन्नाटा छाया हुआ था। फिर विनोद ने अपने सिम्हा को उठाया और बोला, चल सिम्हा। सिम्हा नीचे उतरा और आगे की तरफ खेत की तरफ पूंछ हिलाते हिलाते अपने घर की तरफ जाने लगा और विनोद पीछे पीछे, मानो कि एक मसीहा इस गांव को इन 4 भूतों से और 4 भूतों को सरपंच से और पूरे ही गांव को सरपंच से मानो विनोद ने पूरे गांव और उन भूतों का बदला भी ले लिया उस सरपंच से। और विनोद अपने घर में गया, उस तलवार को धोया, गंगा जल से शुद्ध किया, गाय के अमूल्य दूध से उसे शुद्ध किया और नहा धो के रात के समय पूजा करके फिर वो चैन की नींद सो गया। विनोद की कहानी यहीं नहीं ख़त्म होती। विनोद का नाम फिर धीरे धीरे पूरे गांव में मशहूर हो गया कि विनोद कैसे लोगों को इन बुरी आत्माओं से मुक्ति दिलाता है। अब विनोद के घर पे लेटर आने लगे, पत्र आने लगे कि मेरे गांव में ये दिक्कत है, मेरे गांव में ये दिक्कत है, हमें बचाओ, हमें बचाओ। जगह जगह से, देश के जगह जगह से उनको आवाज़ आने लगी। देश के कोने कोने से विनोद को पत्र आने लगे और विनोद भी उन पत्रों को सुन के सबकी सहायता करने पहुंच जाया करता था। विनोद को एक दिन एक ऐसा पत्र आता है, टूटी फूटी हिंदी में। जब विनोद उस पत्र को खोल के देखता है तो एक छोटे से बच्चे ने एक पत्र लिख रखा था कि भैया हमारे गांव में बहुत समस्या है, एक ऐसी चुड़ैल है, एक ऐसी डायन है, क्या है पता नहीं, वो हमारे गांव वालों को धीरे धीरे एक एक करके गायब कर रही है
और हमें बचा लीजिए। विनोद को ये पत्र पढ़ने भर का था। विनोद समझ गया उसकी अगली मंजिल किस तरफ है। विनोद मंदिर के घर में गया, कमरे में गया, पूजा पाठ की, खाना पीना बनाया, खाना खाया, सिम्मा को खिलाया और अपना टिफ़िन पैक करके उसी गांव के लिए रवाना होने के लिए तैयारी करने लगा। विनोद ने अपनी तलवार को सर से लगाया और तलवार को मयान में रखकर आगे की तरफ बढ़ दिया, बस स्टैंड की तरफ। अब विनोद को किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। विनोद को समाज में एक अच्छी इज्जत मिल गई थी, एक अच्छा सम्मान मिल गया था और विनोद उस गांव की तरफ बढ़ गया। तो दोस्तों, यहाँ होती है हमारी कहानी की एंडिंग। हमारी कहानी और भी है आगे। अगर मुझे आप सबका कमेंट आता है तो मैं ज़रूर इस कहानी का दूसरा पार्ट लाऊंगा, नहीं तो कोई दूसरी स्टोरी में लाऊंगा। पर अगर इस कहानी के ऊपर कमेंट आया, 4 कमेंट भी आए, तो मैं इसका दूसरा पार्ट ज़रूर लाऊंगा। और आने वाले समय में विनोद क्या क्या गुल खिलाने वाला है। और विनोद को उस गांव में लड़ने के लिए एक नए शस्त्र की ज़रूरत होगी। जो शस्त्र उसको उधर ही कहीं से मिलेगा। उस शस्त्र में ताकतें होंगी, असीम शक्तियाँ होंगी। अब ये सब जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा। पर अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो उसके लिए आपको मेरे चैनल के ऊपर कमेंट कीजिए। 4 कमेंट आते ही मैं इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट ले आऊँगा। और हमारी कहानी ख़त्म होती है। विनोद बस के अंदर बैठा हुआ है, सिम्मा उसके गोद में। सिम्मा और विनोद दोनों मानो बाहर के नज़ारे का आनंद ले रहे हैं, बस में जाते हुए उसी गांव की तरफ। और दोनों हंसते हुए बाहर देख रहे हैं और सिम्मा पूंछ हिलाते हुए बाहर की तरफ, खिड़की की तरफ बैठ के देखे जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारी कहानी के अगले पार्ट में। आपसे विदा लेने का समय आ गया है। जय हिंद।